बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामुअलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप खुश खुर्रम होंगे। अल्लाह आपको खुशियाँ अता करे और खुशियाँ बांटने की तौफीक भी अता करे, आमीन। हमारा आज का मौजू साले दवा मुतालिया पाकिस्तान, सबक नंबर 5, बाब नंबर 5, पाकिस्तान का हुकूमती ढांचा और अच्छा निज़ाम हुकूमत। इस सिलसिले का 5वां और आखिरी लेक्चर है आज, इख्तियारात की तकसीम, और आखिरी टॉपिक होगा अच्छे निज़ाम हुकूमत में हाइल रुकावटें। शुरू करते हैं। इख्तियारात की तकसीम यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पास। मतलब ये हुआ कि इख्तियारात एक शख्स की ज़ात में जमा ना हो या इख्तियारात चंद अफराद के पास ना हो। ज़ाहिर है हुकूमत के वाले से बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट के वाले से बात कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि सिर्फ सदर या वज़ीर-ए-आज़म या चंद वज़रा तो बाइख्तियार हो और वही सारे इख्तियारात को इस्तेमाल कर रहे हो। इसको अच्छा नहीं समझा जाता। देखिए, ज़हन में रखिए, जब चंद अफराद के पास इख्तियारात होंगे तो जाहिर है इसका मतलब है कि एक ही शख्स के पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात होंगे। इसका मतलब ये होगा कि उसके पास मुनासिब वक्त नहीं होगा। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्कान है कि उन इख्तियारात का गलत इस्तेमाल। मसलन मैं आपको आसान सी मिसाल दूँ। 1962 के आइन के तहत सदर मोहम्मद अयूब खान ने सदारती निज़ाम नाफिज किया और सारे के सारे इख्तियारात सदर की ज़ात में जमा हो गए। इख्तियारात का सर चश्मा, इख्तियारात का मंबा सिर्फ सदर पाकिस्तान की ज़ात थी। किसी ने बड़ा खूब कहा कि 1962 के आइन की मिसाल फैसलाबाद के घंटा घर की तरह है। आप जिस बाजार से जाते हैं सामने घंटा घर खड़ा होता है। आपको छोटी सी नज़म यकीन सुनेंगे आपने कि इख्तियारात एक ज़ात में जमा नहीं होने चाहिए। किसी शायर ने, हबीब जालिब वाले बन, उन्होंने ये 62 के आइन में यूब खान के बारे में कहा, दीप यानी चिराग, दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। यानी तमाम इख्तियारात एक जात में जमा हो गए थे, इस वजह से वो आइन नाकाम। आज इस चीज को समझा जाता है कि इख्तियारात की तकसीम हो, यानी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इख्तियारात ना हो, बल्कि उनको तकसीम करके सूबों तक पहुंचाया जाए। सूबाई हुकूमतें भी खुद मुख्तियार। इसके बाद सूबे में डिस्ट्रिक्ट होते हैं। सिर्फ सूबों के पास इख्तियारात ना रहे, बल्कि वो इख्तियारात मजीद तकसीम होकर जिलाई हुकूमत और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास मजीद आगे चले, जिले तक भी ना रहे, तहसील लेवल पर भी कौंसल मौजूद है, फिर यूनियन कौंसल मौजूद है, यानी यूनियन कौंसल तक इख्तियारात पहुंचा दिए जाएं। एक जो यूनियन कौंसल बनी है, यूनियन कौंसल का चेयरमैन बाख्तियार हो, तो इसको अच्छा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। अब यूं समझे, मैं एक टाउन में रहता हूं, वहां अगर खंबे पर लाइट नहीं जल रही, गटर का ढक्कन नहीं है, पानी का निकासी का इंतजाम नहीं है, तो मैं किसको जाकर कहूँगा? मैं सदर वज़ीर-ए-आज़म गवर्नर तक तो नहीं जा सकता, मैं पहुंच भी नहीं सकता। पहुंच भी जाऊंगा तो मेरी बात नहीं सुनेंगे। वो मेरी बात सुन भी लेंगे तो उनके पास इतना वक्त नहीं कि गली मोहल्लों के मसाइल हल करें। लिहाजा बेहतर क्या समझा जाता है, गली का मसला गली में ही हल हो। जो यूनियन कौंसिल के मेंबरान और चेयरमैन होते हैं, उस इलाके के रहने वाले होते हैं, उसी गली मोहल्ले के रहने वाले होते हैं, और उनको पता होता है हमने आइंदा भी यहीं रहना है। लिहाजा बजाय इसके कि आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ देखें या सूबाई गवर्नमेंट की तरफ या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ, आवाम के मसाइल मकामी लोकल सतह पर हल हो। ये कब होगा? जब मकामी सतह पर इख्तियारात मुंतकिल किए जाएंगे। इसी को ही कहते हैं इख्तियारात की तकसीम या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पास। ये तो जनरल सा तारुफ था। अब आपकी किताब के वाले से चलते हैं। आपकी किताब में बताया गया है कि इख्तियारात की तकसीम से क्या मुराद है। ये सफ़ा नंबर 84 से शुरू कर रहे हैं और सबक के आखिर तक आगे मुकम्मल करेंगे। मरकज के इख्तियारात को सूबाई और ज़िलाई सतह पर तकसीम कर देना। लेकिन मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, सिर्फ ज़िलाई सतह पर नहीं, उसके बाद तहसील लेवल पर और यूनियन कौंसिल लेवल पर, यानी यूनियन कौंसिल को, ज़िला कौंसिल को बाइख्तियार बना दिया जाए, उनको इख्तियारात मुंतकिल कर दिए जाएं, वो अपने फैसले खुद कर सकें ताकि अवाम के मसाइल
जल्द अज जल्द हल हो सके। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने 14 अगस्त 2001 को मकामी हुकूमतों के कानून का निफाज किया। अगरचे लोकल गवर्नमेंट वाले से पहले भी बहुत से कानून बनाए गए थे, लेकिन दावा किया गया कि ये निज़ाम बहुत बेहतर है, ये शफाफ असूलों पर कायम है और इस निज़ाम के जरिए इख्तियारात यूनियन कौंसिल की सतह तक मुंतकिल कर दिए जाएंगे ताकि लोगों को अपने मसाइल के हल के लिए इधर उधर ना जाना पड़े, मकामी सतह पर ही उनके मसाइल हल हो जाए। तवक्को की जा रही थी कि ये निज़ाम हुकूमत बेहतर साबित होगा। चंद मकासद मुकर्रर किए गए थे इस निज़ाम के, यानी निज़ाम क्यों लाया जा रहा है, इस निज़ाम से क्या मकासद हासिल किए जाएंगे। इस 2001 के निज़ाम के कुछ मकासद तय किए गए थे। पहला मकसद तो ये था कि मैं आपको बार बार अर्ज कर रहा हूँ, इख्तियारात की यूनियन कौंसिल की सतह तक मुंतकिली के मरकजी हुकूमत से सूबाई हुकूमत, वहाँ से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, फिर तहसील गवर्नमेंट और यूनियन कौंसिल की सतह तक इख्तियारात मुंतकिल कर दिए जाएं ताकि लोगों के मसाइल मकामी तौर पर हल हो। दूसरी बात की गई शफाफियत की, यानी तमाम मामले शफाफ हों, ट्रांसपेरेंट हों, उसमें कहीं करप्शन ना हो। देखिए, यूनियन कौंसिल का चेयरमैन अगर गली की नाली पक्की कराता है और उस पर कारपेट बिछाता है या स्ट्रीट लाइट सुखाता है तो अकेला नहीं करेगा, बाकी मेंबरान भी हैं, वो अकेला करप्शन नहीं कर सकेगा। इस तरह से ट्रांसपेरेंट निज़ाम सामने आएगा जिसमें बदजुबानी नहीं होगी। तीसरा मकसद ये पाया गया कि सिस्टम के तहत आवाम की खिदमत की जाएगी, यानी आवाम के मामलात को मकामी सतह पर जल्द अज जल्द निपटाने की कोशिश की जाएगी, इससे लोगों के मसाइल हल होंगे। और फोर्थ वन था इसमें आवाम की शमूलियत। जाहिर है जो अवामी नुमाइंदे होंगे यूनियन कौंसिल के, कौंसलर्स हैं, चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन है और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेयर, डिप्टी मेयर या चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन है, तो ये सारे अवामी नुमाइंदे ही होंगे। कौंसलर्स तो गली मोहल्ले से होते हैं, हमारे हमसाए होते हैं। तो इस तरह क्या होगा कि दरअसल आप आवाम को इम्पावर कर रहे हैं, आवाम को इख्तियारात दे रहे हैं जो अपने मसाइल हल कर सकें। आमतौर पर देखा गया शहरों में भी, गली मोहल्लों में भी, हर फैमिली में कोई एक आधा काउंसलर होता है या कोई ऐसा काउंसलर जरूर होता है जिसके साथ फैमिली रिलेशन होते हैं। यानी इस तरह लोगों के मसाइल मकामी तौर पर हल हो सकते हैं। और वही बात, आखिरी बात ये थी मसाइल का जल्द हल। जब मकामी तौर पर मसाइल हल होंगे तो मसाइल जो सालों तक और महीनों तक मुलतवी रहते थे वो हफ्तों और दिनों में हल हो सकते हैं। बल्कि मकामी लेवल पे इख्तियार का तो ये मकसद भी है कि वो घंटों मिनटों में हल किए जाए। ये वो बुनियादी मकासद थे जो 1973 के मकामी हुकूमतों के लिए तय किए गए थे। किसी हद तक फ़ायदा हुआ लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि यूनियन कौंसिल्स बना तो दी गई लेकिन उनको इम्पावर नहीं किया गया, उनको उस तरह से बाकायदा इख्तियारात नहीं दिए गए। सो जिस तरह से दावा किया गया था उस तरह इसके फ़वाइद बहरहाल सामने नहीं आए। मकामी हुकूमतें, लोकल गवर्नमेंट जब बनाई जाती हैं तो क्यों बनाई जाती हैं, बात अगरचा वही है लेकिन आपकी किताब की तरतीब से चल रहा हूँ। बुनियादी तवक्कुआत क्या होती हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, किन तवक्कुआत को सामने रखकर हम बात करते हैं अच्छे निज़ाम हुकूमत की, लोकल गवर्नेंस की। यानी अच्छे निज़ाम हुकूमत से आवाम को क्या तवक्कुआत वाबस्ता होती है। सबसे पहली बात तो ये, मुआशरे में इंसाफ का कायम। जब अच्छा निज़ाम हुकूमत होगा, ये हम बात करें इख्तियारात की तकसीम और अच्छे निज़ाम हुकूमत की, तो मुआशरे में इंसाफ होगा। मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि एक कुफर का मुआशरा तो कायम रह सकता है मगर जुल्म का मुआशरा कायम नहीं रह सकता। यानी जिस सिस्टम में हुकूमत में जुल्म हो रहा हो, अदल ना हो रहा हो, वो कौमें, अफराद, वो नस्लें मिट जाती हैं, मलियामेट हो जाती हैं, तबाही का शिकार हो जाती हैं। इंसाफ का मतलब ये है कि कमज़ोर भी ताकतवर हो, हारी को उसका हक मिले। ये तो कानूनी इंसाफ, गरीब को हक मिले। समाजी इंसाफ क्या है कि तरक्की के लिए सबके पास यकसा मौके मौजूद। ये नहीं कि गरीब हमेशा ही गरीब रहे बल्कि गरीब से गरीब तर होता चला जाए, अमीर हमेशा ही अमीर रहे और अमीर से अमीर तर होता चला जाए, तो वो भी एक तरह की समाजी बेइंसाफी होगी। हमें
कानूनी इंसाफ भी करना है, समाजी इंसाफ भी करना है और मुआशी इंसाफ भी करना है। मुआशी इंसाफ का भी ये मतलब नहीं है कि सब में दौलत बराबर तकसीम कर दें, ऐसा मुमकिन भी नहीं है। मुआशी इंसाफ का मतलब यही होगा रोजी कमाने का, आगे बढ़ने का, तरक्की करने के, सबके पास यकसा मौके मौजूद हो। तो एक अच्छे निज़ाम हुकूमत में एक खासियत होती है कि उसमें इंसाफ होता है। दूसरी खासियत ये होती है कि मुआशरा बदउनवानी से पाक होता है, उसमें करप्शन नहीं होती, हर चीज़ मेरिट पर होती है, हर चीज़ उसी तरह होती है जिस तरह होना चाहिए। कहीं रिश्तेदारी, कहीं कराबत, कहीं रिश्वत, कहीं सिफारिश इसमें आड़े नहीं आती। ये एक बुनियादी बात होती है बदनवानी का। हुकूमती कारिंदे ईमानदारी से काम करते हैं क्योंकि उन पर कड़ा चेक एंड बैलेंस होता है। अगर वो ज्यादती करेंगे, गलत करेंगे तो कड़ा एहतसाब का निज़ाम मौजूद होता है। इससे क्या होता है, एक अच्छे मुआशरे में बदनवानी का खात्मा हो जाता है। ये वो सिफ्त है जो अच्छे निज़ाम हुकूमत में मौजूद होती है। थर्ड, मेरिट पॉलिसी का होता है। मेरिट क्या होता है जी? हकदार को उसका हक मिले, जो जिस अहल है उसको हक मिले। ऐसा ना हो कि अहल से हक छीन लिया जाए और नाअहल को हक दे दिया जाए। बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में मेरिट का फुकदान है, इनफरादी सतह पर भी और कौमी सतह पर भी। बड़ी अजीब बात, अगर हम गवर्नमेंट की मिसालें जा रहे हैं, हम हुकूमत की बात कर रहे हैं, निज़ाम हुकूमत की बात कर रहे हैं, तो ऐसे शख्स को भी साइंस और टेक्नोलॉजी का वजीर बना दिया जाता है जिसने कभी साइंस पढ़ी नहीं, जो साइंस के बारे में जानता नहीं। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग भी वजीर तालीम रहे जो खुद मैट्रिक पास। तो ये बड़ी अजीब बात है कि मेरिट का ख्याल नहीं किया जाता, अपनों को नवाजा जाता है। एक अच्छे निज़ाम हुकूमत में मेरिट का ख्याल रखा जाता है, ओहदे उनको दिए जाते हैं जो उसके हकदार होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, इसमें सियासी मफाद और मकासद को हासिल किया जाता है। यही वजह है कि हमारे यहाँ अच्छा निज़ाम हुकूमत नहीं है। आखिरी बात जी, यकसा एहतसाब, अकाउंटेबिलिटी। कानून सबके लिए बराबर हो, अमीर गरीब का कोई फर्क मौजूद ना हो। हमारे आप देखते हैं गरीब बेचारा का अगर 500-600 बिजली का बिल है वो ना दे, उसका मीटर काट के ले जाते हैं। और अमीर लोग लाखों करोड़ों खा जाते हैं, बिल अदा नहीं करते, उनको कोई पूछता नहीं। छोटा मुलाजिम है, गरीब मुलाजिम है, उसको जब तनख्वाह मिलती है टैक्स कट के मिलता है, टैक्स जरूर कट जाता है। लेकिन जो करोड़ों अरबों खरबों कमा रहे हैं वो टैक्स अदा ही नहीं करते, टैक्स मेंबर ही नहीं है, तो उनका कोई एहतसाब नहीं है। हमारे यहाँ माइट इज राइट है, ताकत का कानून है, जबकि एहतसाब का मतलब है सबका यकसा एहतसाब हो, कोई कानून से बाला तर ना हो, जो कानून के खिलाफ वर्जी करे उसको सजा दे। तो ये वो 4 सिफात हैं जो किस में पाई जाती हैं, अच्छे निज़ाम हुकूमत में मौजूद होती हैं या होनी चाहिए। अब जी सबक आखिरी मौजू, क्या वजह है कि हमारे यहाँ अच्छा निज़ाम हुकूमत मौजूद नहीं है। मुमकिन है हुकूमत के लोग नेक नियत हों, वो अच्छा निज़ाम लाना चाहते हों, लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद हमारे यहाँ अच्छा निज़ाम हुकूमत नहीं है। ये हम कह सकते हैं कि गुड गवर्नेंस नहीं है हमारे यहाँ, जिस तरह तरक्की याफ्ता मुल्कों में होता है। अगरचे इसके लिए कोशिशें भी की गई, संजीदा कोशिशें भी की गई, लेकिन फिर अगर अच्छी गुड गवर्नेंस नहीं है तो क्या रुकावटें हैं, वो क्या रुकावटें हैं जिनकी वजह से हमारे अच्छा निज़ाम हुकूमत नहीं बनता, और उन रुकावटों को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं कि अच्छा सिस्टम वजूद में आए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अच्छे निज़ाम हुकूमत की राह में रुकावटें क्या है। सबसे पहली बात, अफसरशाही का रवैया। अफसरशाही जिसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, बदकिस्मती से पाकिस्तान में हमेशा से ही ताकतवर है। ब्यूरोक्रेट किसको कहते हैं? आला सरकारी मुलाजिम, जो बड़े सरकारी मुलाजिम होते हैं उनको ब्यूरोक्रेट कहा जाता है। देखिए, हम गुलामी से आज़ाद हुए तो पहले हमारे ऑफिसर अंग्रेज थे, और ज़ाहिर अंग्रेज थे तो उनका तो बड़ा आमराना रवैया था, वो अपने आप को मालिक समझते थे, हिंदुस्तान के लोगों को गुलाम समझते थे। ब्यूरोक्रेसी में एक तकब्बुर था, एक हाकमियत थी अंग्रेजी दौर में। लेकिन जब पाकिस्तान बना तो बाबा कौम हजरत कायद आज़म ने नसीहत फरमाई थी कि अब अफसरशाही को, यानी सरकारी अफसरान को अपना रवैया बदलना होगा,
उन्हें आवाम की खिदमत करनी होगी, खादम बनना होगा, हुकूमत नहीं करनी होगी। मगर बदकिस्मती से ऐसा नहीं। हमारे यहाँ आज भी अफसरशाही का रवैया है। जो ब्यूरोक्रेट है वो अपने आप को इंसान नहीं समझते, वो कुछ और नस्ल समझते हैं, अपने आप को पता नहीं फिरौन समझते हैं, शद्दाद समझते हैं, नमरूद समझते हैं, और आवाम को आम इंसान नहीं, कोई बड़े हकीर कीड़े और मकोड़े समझते हैं। ये एक बहुत बड़ा वजह है किस चीज में, रुकावटों में। जब तक अफसरशाही अपना रवैया तब्दील नहीं करेगी, आमराना और अफसराना रवैये से निकलकर जब तक ये अवाम की खिदमत का किरदार अदा नहीं करेंगे, उस वक्त तक अच्छा निज़ाम हुकूमत कायम नहीं हो सकता। आप देखिए, ब्यूरोक्रेट इस तक हावी होते हैं, हर महकमे का जो सबसे बड़ा अफसर होता है उसको सेक्रेटरी कहते हैं। यानी किसी भी महकमे का इंतजामी सरबराह सेक्रेटरी होता है, सियासी सरबराह वजीर होता है। अब वजीर को भी पता है कि मैंने आते जाते रहना है, गवर्नमेंट चली जाएगी, मैंने तो चले जाना है, लेकिन जब हुकूमत खत्म होगी वजीर भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जो ब्यूरोक्रेट बैठा है, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, वो खत्म नहीं होगा, तो सरकारी मुलाजिम है। तो ये कहते सुना गया है ब्यूरोक्रेट्स को, वो वजीरों को कहते हैं कि जनाब आप आज हैं कल नहीं होंगे और हमने मुस्तकिल अफसर रहना है। नतीजा ये होता है कि वो वजीर, मुशीर और वो भी दब कर रहते हैं ब्यूरोक्रेट्स के सामने। बल्कि ये भी कहा जाता है कि हमारे असल हुकूमत तो ब्यूरोक्रेट्स ही चला रही है। तो ब्यूरोक्रेसी को अपना आमराना रवैया बदलना होगा अगर हम अच्छा निज़ाम हुकूमत कायम करना चाहते हैं। दूसरी बड़ी लानत हमारे मुल्क में जो है वो जागीरदाराना निज़ाम है। हम आज भी जागीरदाराना निज़ाम में रह रहे हैं। जागीरदाराना निज़ाम क्या है कि एक शख्स के पास ज़री ज़मीनें हैं और इतनी ज़्यादा है कि उसको इल्म ही नहीं है उसके ज़मीनें कहाँ का है, वो तमाम ज़मीनों को इस्तेमाल भी नहीं कर रहा, काश्त भी नहीं कर रहा, तो उसको उसकी ज़रूरत नहीं। याद रखिए, तरक्की याफ्ता मुल्कों में ऐसा नहीं होता। बल्कि अगर मैं आपको मिसाल दूं, हमने पिछले लेक्चर में देखा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु की, जब वो खलीफा बने तो उन्होंने पहला काम क्या किया था, बड़े बड़े जागीरदारों से जागीरें छीन ली और छीन कर छोटे गरीब मुजारिन, यानी वो जो मजदूरी करते हैं जमीनों पर, उनमें तकसीम कर दी। पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे आजाद हुए, भारत ने भी ये काम किया, जागीरदारी निज़ाम खत्म कर दिया, बड़े बड़े जागीरों से जागीरें छीन ली और लोगों में तकसीम कर। पाकिस्तान में भी कोशिश की गई ज़री इस्लाहात लाने की, सदर अयूब खान ने कोशिश की, वज़ीर आज़म भुट्टो ने कोशिश की, लेकिन वो इतनी मुअस्सर नहीं हुई, इफेक्टिव नहीं हुई। वो जागीरदारों ने क्या किया, वो जागीरें जो उनके नाम थी अपने बीवी बच्चों रिश्तेदारों मुलाजमीन के नाम कर दी, और जाहिर ये कि जनाब देखिए मेरे पास तो ज़्यादा जागीर है नहीं, हालांकि वो जागीर उसी के पास ही रही। मैं, अगर आप इजाज़त दें, मैं थोड़ी सी बात को पस मंज़र बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ बड़े बड़े जागीरदार कहाँ से आए? मैं सबकी बात तो नहीं करता, लेकिन इनमें से अक्सरियत कौन है, ये वो लोग हैं जिनके आबाओ अजदाद गद्दार थे। मैं बात करूँ अंग्रेजी दौर की, अंग्रेज को गद्दार लोग चाहिए थे जो मुखबरी करें, अंदर के भेद बताएं। तो वो गद्दार जो मुसलमान कौम में ही थे लेकिन दरपर्दा अंग्रेजों से मिले हुए थे, गद्दारियां करते थे, उन गद्दारियों के एवज उनको बड़ी बड़ी जमीनें दी गई। वो उनकी मेहनत की कमाई नहीं थी, ये नहीं कि उन्होंने मेहनत से कमाई थी, बल्कि वो गद्दारी करने के एवज उनको वो जागीरें दी गई थी, मिली थी। वही लोग, वही जागीरदार आज भी हम पर छाए हुए हैं। ये उन्हीं की औलादे हैं जो बड़े बड़े जागीरदार हैं, सरमायादार हैं। इन्हीं जागीरदार रिश्तेदारियां बना लेते हैं सियासतदानों के साथ, ब्यूरोक्रेट्स के साथ, आर्मी के जनरल्स के साथ, और ये सारे एक हो जाते हैं। वो बड़ा जागीरदार जो आज भी तरक्की की राह में रुकावट है, ये जमीन उसने मेहनत से नहीं कमाई, बल्कि उसके आबाओ अजदाद को गद्दारी के इल्जाम में मिली है। मैं अर्ज कर दूं, मैं सारे जागीरदारों के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन 80% से ज्यादा जागीरदार ऐसे ही हैं जिनके पास, मुझे कहने दीजिए, वो हराम की नाजायज जागीरें मौजूद है। वही जागीरदारी निजाम की लानत आज भी मौजूद है, और जागीरदार का भला किस चीज में है कि जागीरदारी निजाम रहे। वो कभी भी अच्छे निजाम हुकूमत की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छा निजाम हुकूमत आएगा तो गरीब को हुकूक मिलेंगे, सबको बराबर हुकूक मिलेंगे, कमजोर तबका खुशहाल होगा। और जागीरदारी कभी भी नहीं चाहेगा कि
कि पिसा हुआ मजलूम तबका खुशहाल। तो हमारे यहाँ अच्छे निज़ाम हुकूमत में एक बहुत बड़ी रुकावट जागीरदाराना निज़ाम भी है। आगे चलिए, तीसरा नुकता इंतजामिया का सियासत में मुलव्वस हो। बदकिस्मती से हमारे यहाँ इस तरह से रहा है, इंतजामिया सियासत में मुलव्वस हो जाती है। यानी अगर एक सियासी जमात की हुकूमत है तो सरकारी मुलाजमीन उन सियासतदानों के पास जा जाकर उनको अपनी वफादारी का बताते हैं और इस तरह अहम सरकारी ओहदे हासिल कर लेते हैं। अब जब वो सरकारी ओहदा हासिल कर लेगा तो जाहिर है वो सियासी जमात की फेवर करेगा, वो मेरिट पर बात नहीं करेगा। पुलिस का सरबराह ले लें आप, तो या आप चीफ सेक्रेटरी ले लें, तो ये सियासी वफादारियां बना लेते हैं, यानी सियासतदानों से ताल्लुकात बना लेते हैं। ये फिर सियासतदानों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, तरक्की के लिए, प्रमोशन के लिए, और सियासतदान इन्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, नाजायज मफाद के लिए। हालांकि सरकारी मुलाजमीन इंतजामिया का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन सी हुकूमत आई और कौन सी हुकूमत गई। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। फोर्थ वन जी, वसाइल की कमी, रिसोर्सेज, लैक ऑफ रिसोर्सेज। हमारे यहाँ वसाइल नहीं है, यानी एक अच्छी हुकूमत का फर्ज होता है अवाम को रोटी, कपड़ा और मकान दे, लेकिन अजीज तुलबा हम तरक्की याफ्ता नहीं, हम एडवांस नहीं है, हम एडवांसिंग कंट्री, गरीब मुल्क है। और हम इतना गरीब मुल्क है, आप अगर खबरें सुनते हैं तो रोज सुनते होंगे, हम कर्ज लेकर मुल्क चला रहे हैं। यानी हमारे मुल्क का जब बजट बनता है, हमारा सालाना खर्चा ज्यादा है, आमदनी कम है, तो हम उस फर्क को कैसे पूरा करते हैं? कर्ज ले लेकर। और अब इतना ज्यादा कर्ज ले चुके हैं कि वो जो कर्ज हम लेते हैं उस पर हमें सूद अदा करना होता है, इंटरेस्ट अदा करना होता है। अब हम लिए हुए कर्ज पर सूद अदा करने के लिए मजीद कर्ज ले, यानी इंतहा देखिए जुल्म की, कि सिर्फ कर्ज अदा नहीं हो रहा, ये नहीं हम कर्ज अदा कर रहे हैं, जो कर्ज ले चुके हैं उन पर अदा करदा सूद जो है वो अदा करने के लिए मजीद कर लेते हैं। सर्वे में बताया गया 6 अरब रुपए। 6 अरब का मतलब होता है जी 600 करोड़ रुपए हम रोज अदा करते हैं। किस मद में? जो कर्ज लिया है उस पर सूद अदा करने, और वो कहां से अदा करते हैं? उसके लिए मजीद कर्ज। तो जाहिर सूरत हालो, वसाइल की कमी है, तो इसलिए भी ये एक रुकावट है अच्छे निज़ाम हुकूमत में। अगर मुल्क पर कर्जा ना हो और तमाम वसाइल आवाम पर ही इस्तेमाल हो रहे हो तो फिर ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ 2 बड़े मसले, बात को समझे। पहली बात तो इतना ज्यादा कर्जा है, उसकी अदायगी के लिए हमें मजीद कर्जा लेना पड़ता है, बोझ बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है। दूसरा, हमारे साथ भारत है जिसने कभी भी पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं किया, हमारा हमसाया मुल्क, तो हमें फौज पर बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है, दिफा पर। तो हमारे बजट का मेन हिस्सा जो कर्ज ले चुके हैं उनकी अदायगी में, बल्कि उनके सूद की अदायगी में, और हमारी डिफेंस दिफा पर खर्च हो जाता है। मुल्क की तरक्की के लिए वसाइल बहुत कम दस्तयाब होते हैं, जिस वजह से एक अच्छा निज़ाम हुकूमत हमें मिसाल झलक नजर नहीं आती। जी, 5वां आईनी तहफ़्फ़ुज़ात का ना होना, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ना होना। देखिए, अगर कोई सरकारी अफसर नेक नीति से काम करना भी चाहता है, कदम बढ़ाता है, तो उसके रास्ते में 100 रुकावटें खड़ी कर दी जाती हैं, क्योंकि चारों तरफ करप्शन तो है। एक ईमानदार आदमी अगर खड़ा होता है, करप्ट लोग घेर लेते हैं, उसको तरह तरह के मसाइल का सामना होता है, उस पर इल्जामात लगाए जाते हैं, उस इंक्वायरियां की जाती हैं, मुलाजमत से निकाल दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है, यानी उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। लिहाजा इस सूरत में कोई अच्छा काम करने का सोचता भी है तुम नहीं कर सकते, और जब किसी दूसरे अच्छे काम करने वाले का बुरा अंजाम देखता है तो फिर वो अच्छे काम करने से बाज रहता है। उसको मुकम्मल प्रोटेक्शन नहीं होती सरकारी मुलाजिम को। अगर उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए तो यकीनन हमारी ब्यूरोक्रेसी में भी ऐसे अच्छे और काबिल मुखलिस लोग मौजूद हैं जो मुल्क को बहुत आगे ले जा सकते हैं। पहली बात, अक्सरियत करप्ट है, लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनको भी काम नहीं करने दिया जाता। इस वजह से भी हम अच्छा निज़ाम नहीं ला पाते। छठा पॉइंट जी, एहतसाबी अमल ना होने, अकाउंटेबिलिटी नहीं है जी, कोई पूछने बताने वाला नहीं, जो जिस तरह चाहे खा जाए।
मुश्ताक यूसुफ साहब ने बड़ा खूब से जुमला लिखा था, हम रमजान शरीफ में हर चीज बड़े मजे से खाते हैं और पाकिस्तान भी रमजान शरीफ में ही बना था। देखें किस कदर बेदर्दी से लूटा गया। ये तो अल्लाह की रहमत है जो मुल्क मौजूद है, वरना हुक्मरानों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी इस मुल्क को तबाह बर्बाद करने में। वजह यह है कि पूछने वाला जो खा जाता है उसको कोई पूछने वाला नहीं होता। अगर सख्त अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम हो, एहतसाब का निज़ाम हो, तो ऐसा ना हो। आखिरी जो रुकावट है आपकी किताब के मुताबिक, वैसे तो बहुत सी रुकावटें हैं, लेकिन अब सिर्फ वो बात करें जो आपकी टेक्स्ट बुक में है, कलील तनख्वाहें। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें कम में अखराजात ज़्यादा है। सीधी बात है, जब खर्चा पूरा नहीं होगा तो फिर नाजायज़ तरीके इस्तेमाल करेगा, ख़ास तौर पे जब उसके पास अथॉरिटी इख्तियार भी हो, उसको पता हो मेरे एक दस्तखत में ये मुझे हज़ारों भी मिल सकते हैं और इसके लाखों भी मिल सकते हैं, बल्कि बड़े अफसरों को तो करोड़ों भी मिल सकते हैं, तो फिर यकीनन वो करप्शन की तरफ जाएगा। होना ये चाहिए उनकी माकूल तनख्वाहें हो, उनके जायज़ खर्चे पूरे हो रहे हो, ताकि वो करप्शन की तरफ ना जाए। तो ये तो चंद बुनियादी रुकावटें थी जिसकी वजह से हम अच्छा निज़ाम हुकूमत नहीं ला पा रहे। अब आखिरी बात, क्या करें कि अच्छा निज़ाम हुकूमत आ जाए, क्या इक़दाम किए जाए। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, उसी को उलट कर दें, जो लिखा है उसको उलट कर दें। यहाँ अफसर शाही का रवैया था, अब उन्हीं बातों को हम दोबारा देख लेते हैं। जब मसला समझ में आ जाए तो उस मसले के अंदर ही मसले का हल मौजूद होता है। जिस तरह कहते हैं कि बीज के अंदर ही दरख्त मौजूद होता है, बीज के अंदर दरख्त मौजूद होता है। जब आपने मसला जान लिया तो उसी मसले के अंदर मसले का हल भी मौजूद है। वही निकात करें, दोबारा लिखे, अफसर शाही को अपना रवैया तब्दील करना होगा। अफसराना मुतकब्बराना रवैये की बजाय आजिज़ाना रवैया इख्तियार करना होगा, आवाम का खादिम बनना होगा, तभी अच्छा निज़ाम हुकूमत कायम हो सकता है। जागीरदारा निज़ाम का खात्मा करना होगा। बड़ी बड़ी जागीरें लेकर छोटे किसानों में बांट दी जाए। देखिए, बड़े जागीर के पास ज़मीन है, वो काश्त ही नहीं करा, बेकार पड़ी है। जब छोटे काश्तकार के पास आएगी, वो काश्त करेगा, जान मारेगा, मेहनत करेगा, अपने बच्चों का पेट भी पालेगा और मुल्क की खुशहाली का जरिया भी बनेगा। गैर जानिबदार सिविल इंतजामिया हो, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, वो मेरिट पे काम करें, कानून के मुताबिक काम करें, तो एक अच्छा निज़ाम कायम हो सकता है। वसाइल का ईमानदाराना इस्तेमाल, ज़ाहिर है हमारे यहाँ रिसोर्सेज कम है, वसाइल कम है, लेकिन बदकिस्मती है जो मौजूद हैं हम उनका भी अच्छा और ईमानदारी से इस्तेमाल नहीं कर रहे। ज़रूरी है कि वसाइल का ईमानदाराना इस्तेमाल किया जाए। और पांचवा वही बात, मजबूत एहतसाबी निज़ाम हो, अकाउंटेबिलिटी हो, गलत को पकड़ा जाए, दबोचा जाए, सजा दी जाए, और अगर कोई सही काम कर रहा है तो उसको इनकरेज किया जाए, उसकी हौसला अफजाई की जाए, ताकि अच्छा निज़ाम हुकूमत कायम हो। और आखिरी बात हुई कि सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहों में माकूल इजाफा किया जाए। कम अज़ कम बुनियादी ज़रूरियात जो रोटी कपड़ा मकान होती हैं वो ईमानदारी से अदा कर अपने अखराजात कर सकें पूरे, तो करप्शन रुक सकती है। ऐसा लिखा है आपकी किताब। मैं ज़ाती तौर पर इससे इत्तफाक नहीं करता। जिससे करप्शन करनी है उसकी तनख्वाह बढ़ा दें, फिर भी करप्शन करनी है। मिसाल देता हूँ, पंजाब में पुलिस की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया और बड़ा माकूल इजाफा कर दिया गया, उनके स्केल बढ़ा दिए गए, तनख्वाहें बढ़ा दी गई ताकि वो करप्शन ना करें। लेकिन आपने देखा तनख्वाहें बढ़ाने के बावजूद भी करप्शन खत्म नहीं हुई। जो ईमानदार है वो कम तनख्वाह में भी करप्शन नहीं करेगा, और जो बेईमान है उसकी तनख्वाह जितनी भी बढ़ा दें, जिसके मुंह को हराम लग गया उसने हराम ही खाना है। अल्लाह हम सब को हराम से बचाए, हमारी आने वाली नस्लों को भी हराम से बचाए। बेटा, हराम को लुकमा जब अंदर जाता है वो बदन में ताकत और खून नहीं बनता, वो इंतशार और फसाद का बायस बनता है। लिहाजा तनख्वाहें माकूल होनी चाहिए और वो अच्छे इंसान भी हो, अच्छे मुसलमान भी हो, ईमानदारी से काम करें। तो यह वो तरीके हैं जिन पर अमल करके हम अच्छे निज़ाम हुकूमत कायम कर सकते हैं। अल्लाह हमारे हुक्मरानों को तौफीक दे कि वो इन चीज़ों पर अमल करें, ताकि पाकिस्तान में भी अच्छा निज़ाम हुकूमत कायम हो, पाकिस्तान के अवाम भी खुशहाल हो और पाकिस्तान को सही मायनों में एक मिसाली
इस्लामी रियासत बनाया जा सके और बाबाए कौम हजरत कायद आज़म का वो ख्वाब पूरा किया जा सके कि पाकिस्तान हम महज ज़मीन का एक टुकड़ा हासिल नहीं करना चाहते, बल्कि हम ऐसी लेबॉर्ट्री बनाना चाहते हैं जहाँ इस्लाम के असूलों को अमली तौर पर आजमाया जाए और दुनिया के सामने एक बेहतरीन इस्लामी रियासत कायम की जाए। इसके लिए हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना है। जब हम अपना किरदार अदा करेंगे तो अल्लाह भी मेहरबानी फरमाएंगे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अच्छा निज़ाम हुकूमत कायम करे, हमारे मुल्क को दुगनी चुगनी तरक्की अता करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। शरफ अहमद को इजाज़त दीजिए।